ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स बिगिन। अब हम स्टार्ट करने वाले सप्लाई एनालिसिस। बेटा सप्लाई डिमांड का जस्ट एक अपोजिट साइड है, अदर साइड ऑफ द कॉइन कह सकते हैं। डिमांड बिल्कुल हम अलग एंगल से देखते थे, सप्लाई बिल्कुल उसके विपरीत एंगल से देखने वाले हैं। डिमांड जनरली हम कंसिडरेशन देखते थे कि पेयर कितना पे करने के लिए रेडी है। यहाँ पर हमें थोड़ा अलग कंसिडरेशन देखना पड़ेगा, यहाँ पे हमें सेलर के एंगल से देखना पड़ेगा, वहाँ पे हम कंज्यूमर के एंगल से ज़्यादा सोचते थे। तो डिमांड एनालिसिस में हम देखते थे जब प्राइस कम होता था तो डिमांड बढ़ती थी और प्राइस बढ़ता था तो डिमांड कम होती थी, क्योंकि कंज्यूमर चाहता है कि कम से कम पैसे में उसको ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी मिले। पर सप्लाई में बिल्कुल रिवर्स होता है इसका, सेलर ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस में बेचना चाहता है और कम से कम प्राइस में कम क्वांटिटी सप्लाई करना चाहता है। ऐसा क्यों करना चाहता है? ऑब्वियसली सर, मोटिवेशन ऑफ प्रॉफिट। वी आर ऑपरेटिंग इन सच टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम जहाँ पे अगर मान लो ज़्यादा रेट पर बेचेंगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे तो वेल्थ एक्यूमुलेट होगी। इसका मतलब ये है कि जब भी, ध्यान से सुनना, जब भी सेलर या फिर प्रोड्यूसर की कॉस्ट कम होती है या फिर जब भी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है, ये दोनों कंडीशन मोटिवेट करती है सेलर को ज़्यादा सप्लाई करने के लिए। आई रिपीट, सेलर मोटिवेट सप्लाई करने के लिए तभी होता है जब या तो सेलिंग प्राइस बढ़ता है या फिर कॉस्ट गिरता है। तो दोनों एंगल से हमें सोचना पड़ेगा। कॉस्ट गिरना अपन नेक्स्ट चैप्टर्स में देखने वाले हैं, पर ये वाला एंगल जरूर यहाँ पे देखिएगा कि भैया जब भी आपका प्राइस बढ़ जाता है, प्राइस जब भी बढ़ता है तो उस प्राइस पे आप ज़्यादा सप्लाई करने के लिए रेडी हो जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम सेलर ऑफ दिस पेन, अगर ये पेन 10 रुपये में बिकता है, आई एम सप्लाइंग सर्टन क्वांटिटी, सडनली मेरा खर्चा उतना ही है एंड दिस पेन इज फेचिंग द प्राइस ऑफ 20 इन द मार्केट। हो सकता है 20 रुपये में डिमांड क्रिएट ना हो पर सप्लाई जरूर क्रिएट हो जाएगा। डिमांड क्रिएट ना हो क्योंकि सर 20 रुपये में कोई खरीदने के लिए रेडी ना हो, पर सेलर सेल करने के लिए रेडी हो जाएगा 20 में। उसी तरीके से बेटा अगर मान लो ये 10 का 10 में ही सेल कर रहा हूँ, ठीक है, 10 का 10 में ही सेल कर रहा हूँ, पर इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिर जाती है तो अल्टीमेटली मुझे प्रॉफिट ज़्यादा मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं सेलर को जब ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो मोटिवेटेड रहता है ज़्यादा सप्लाई करने के लिए। बात समझ में आई? अब अपन टेक्निकल टर्म्स में जाते हैं। डिमांड की डेफिनेशन में देखा था हमने, वहां पे विलिंगनेस और एबिलिटी होनी चाहिए। विलिंगनेस का मतलब होता था वहां पे डिजायर और एबिलिटी का मतलब होता था रिसोर्सेस। सर यहां पर भी सप्लाई में हमें विलिंगनेस और एबिलिटी चाहिए। विलिंगनेस डिपेंड करेगी प्राइस के ऊपर। आप विलिंगनेस आपकी कब दिखाएंगे? जब प्राइस आपको अच्छा मिल रहा है। प्राइस अच्छा नहीं मिल रहा, विलिंगनेस नहीं दिखाएंगे, आप बेचेंगे नहीं। फॉर एग्जाम्पल, इफ टुमारो यू आर सेइंग कि सर आपकी क्लास 10,000 रुपये की इंटर की, सर आप 3,000 रुपये में दे दो, तो प्राइस मोटिवेटिंग नहीं है मेरे लिए, मैं सप्लाई नहीं करूंगा। तुम बोलोगे सर हम 20,000 रुपये देने के लिए रेडी, आप रोज 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ो, आई एम रेडी टू सप्लाई मोर। तो भैया यहाँ पे विलिंगनेस किस पे डिपेंडेंट है? विलिंगनेस प्राइस पे डिपेंडेंट है। और एबिलिटी सर सप्लाई करने की एबिलिटी सेलर के पास कब आती है? जब उसके पास स्टॉक पड़ा हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास, सर मेरे को सेल करना है ऑब्वियसली, लेकिन मेरे पास स्टॉक जीरो है। स्टॉक यानी कमोडिटी जीरो है अपने गोडाउन में, तो क्या मैं सप्लाई कर पाऊंगा? आंसर इज नो। अगर मेरे पास स्टॉक 100 है लेट्स से, तो क्या मैं सप्लाई कर पाऊंगा? यस। अगर मेरे पास स्टॉक 1000 है तो मैं और ज्यादा सप्लाई कर पाऊंगा। 10,000, 1 लाख है तो मैं और भी बहुत ज्यादा सप्लाई कर पाऊंगा। कहने का तात्पर्य यह है बेटा कि आपकी सप्लाई विलिंगनेस और एबिलिटी पर डिपेंडेंट ही है। डिमांड की केस में विलिंगनेस का मतलब होता था डिजायर, यहां पे विलिंगनेस आती है प्राइस से। डिमांड के केस में एबिलिटी का मतलब होता था रिसोर्सेस और यहां पे एबिलिटी का मतलब होता है स्टॉक। तो भैया इतना ही चेंज है, बाकी सारी चीजें तो बस इन्वर्टेड है। पढ़ते हैं बेटा सप्लाई। सप्लाई रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कमोडिटी द सेलर इज एबल एंड विलिंग टू सेल। एबल मीन्स एबिलिटी, एबिलिटी डिपेंड अपॉन स्टॉक एंड विलिंगनेस डिपेंड अपॉन प्राइस। आप विलिंगनेस अपनी तभी दिखाएंगे जब आपको मार्केट से अच्छा प्राइस मिल रहा हो, और बेटा एबिलिटी तो तभी आएगी जब आपके पास स्टॉक पड़ा हो। आपके पास स्टॉक ही नहीं है तो आप बेचने योग्य नहीं है। बात समझ में आई आपको? आई होप इट मस्ट बी वेरी क्लियर। जी नेक्स्ट, अब यहां पर आप लोगों को खुद ही आंसर देना है। फैक्टर्स बताने हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई ऑन फैक्टर अफेक्टिंग द सप्लाई। सर जिस तरीके से डिमांड भी अनलिमिटेड फैक्टर्स के कारण चेंज होती है,
जैसे डिमांड भी अनलिमिटेड फैक्टर्स के कारण चेंज होती है, उसी तरीके से सप्लाई भी बहुत सारे रीजंस के कारण चेंज होती है। अब आपको बताना है कि भैया ये रिश्ता क्या है, जायज़ है या नाजायज़ है। फॉर एग्जाम्पल सर प्राइस, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो क्या सप्लाई बढ़ेगा? ऑब्वियसली सर, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली सप्लाई भी बढ़ेगा। प्राइस कम हो रहा है तो सप्लाई भी कम होगा। तो ये रिश्ता कैसे सर? डायरेक्ट है, लिखेंगे आप डायरेक्ट। अब ये मत पूछिएगा कि सर कहाँ पे लिखना है, नोट्स में बहुत पहले प्रोवाइड कर चुका हूँ आपको। मैं बता रहा हूँ 15 अक्टूबर को एक अद्भुत घटना घटने वाली है। उस दिन आपको 2 तड़कती भड़कती झंटू झड़कती बुक्स मिलने वाली है सर। आपको दो क्वेश्चन बैंक मिलने वाले हैं, 2 क्वेश्चन बैंक खतरनाक एग्जाम वाइज एकदम। और आपको मेरा स्टाइल पता है भैया पढ़ाने का, तो खतरनाक क्वेश्चन बैंक मिलने वाले हैं आपको विथ मेनी यूटिलिटीज इनकॉर्पोरेटेड इन दैट। बिल्कुल जो आपकी स्कैनर्स होती है, स्कैनर से भी कई गुना मॉडिफाइड वर्जन की आपको 2 बुक्स मिलने वाली है। एक मिलने वाली है इको की, एक मिलने वाली है बीसीके की। ऑब्वियसली बेटा इसकी सॉफ्ट कॉपी नहीं मिलेगी, इसकी डायरेक्टली हार्ड कॉपी आप लोग बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो हार्ड कॉपी मटेरियल ही इसका मिलेगा, सॉफ्ट कॉपी मटेरियल नहीं है, क्योंकि मैं इसके राइट्स दे दूंगा, मैं इसके राइट्स सीए इंडिया को दे चुका हूँ। तो ये जितने नोट्स हैं ये प्रोप्राइटरी हैं, ये मैं आपको दे सकता हूँ। ये वाले नोट्स आपको मैं दे नहीं सकता, वो आपको बाय करने पड़ेंगे। बट वी विल कीप इट एट एज लो प्राइस एज पॉसिबल, यानी कि विदाउट मार्जिन, बट जस्ट निकाल देंगे वो बुक को। तो आप इसको देख सकते हैं या अपने जूनियर्स को भी रेकमेंड कर सकते हैं। दिस बुक वोंट बी अवेलेबल इन PDF फॉर्मेट, रेस्ट ऑल द बुक्स आर अवेलेबल इन PDF फॉर्मेट। दिस इज स्कैनर, दिस इज मोर देन अ स्कैनर। आइए साहब ये रिश्ता लिखते हैं, रिश्ता कैसा है? डायरेक्ट है सर। नेक्स्ट देखते हैं स्टॉक। अब आपको बताना है स्टॉक ज्यादा है तो सप्लाई ज्यादा होगा या स्टॉक ज्यादा है तो सप्लाई कम होगा। आप बताइए, सोचिए 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 जरा। सर स्टॉक, आपके पास स्टॉक ज्यादा है तो आप ज्यादा सप्लाई कर पाओगे या कम सप्लाई कर पाओगे? सर मेरे पास स्टॉक ज्यादा है तो मैं सप्लाई भी ज्यादा कर पाऊंगा, तो आंसर इसका भी डायरेक्ट। सर टाइम की बात करते हैं। सर अगर शॉर्ट टाइम है अपने पास, एकदम शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं, मान लीजिए आप लोग टेलर हैं और मैं आपको बोलता हूं मुझे 1 लाख टी शर्ट बना के दो 1 दिन के अंदर, आप बोलोगे सर नहीं पॉसिबल है। तो शॉर्ट रन में आप सप्लाई को बढ़ा नहीं सकते, शॉर्ट रन में आपका टाइम के हिसाब से इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं आएगा। पर लॉन्ग रन में आपके पास एडजस्टमेंट के लिए बहुत टाइम है। मैं आपको बोलो 1 लाख टी शर्ट मुझे चाहिए लेकिन 1 साल के अंदर, 1 साल भर में दे देना, तो आपके पास अब टाइम है। तो लॉन्गर टाइम ज़्यादा सप्लाई, शॉर्ट टाइम लेस सप्लाई। यहाँ पे लिख लिए शॉर्ट टाइम लेस सप्लाई। लॉन्ग टाइम नेक्स्ट बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा है तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा है तो सप्लाई ज़्यादा होगा। नेचुरल रिसोर्सेज कम, सप्लाई कम, नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा, सप्लाई ज़्यादा। इसलिए आप देखिए ओपेक यानी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो है उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा है तो सप्लाई ज़्यादा कर पाते हैं। कुछ कंट्रीज़ में सप्लाई बहुत कम है क्योंकि उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज कम है। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है सर? ये रिश्ता डायरेक्ट कहलाता है। प्रोडक्शन, अब आप बात करेंगे प्रोडक्शन। बेटा प्रोडक्शन ज़्यादा रहेगा तो सप्लाई ज़्यादा रहेगा, प्रोडक्शन कम रहेगा तो सप्लाई कम रहेगा। ये भी रिश्ता कैसा है बेटा? डायरेक्ट है। वेदर कंडीशन फेवरेबल है तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, अगर फेवरेबल है तो मोर सप्लाई, और अनफेवरेबल है तो लेस सप्लाई। कितना तो इजी चल रहा है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अब देखना बेटा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम, कॉस्ट कम तो प्रॉफिट ज्यादा, यानी कॉस्ट कम प्रॉफिट ज्यादा, सप्लाई ज्यादा, तो कॉस्ट कम सप्लाई ज्यादा। तो रिश्ता कैसा है? इनवर्स। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में अगर मॉडर्न टेक्निक्स हैं, कॉस्ट एफिशिएंट टेक्निक है, सप्लाई ज्यादा, कॉस्ट इनएफिशिएंट टेक्निक है, सप्लाई कम। तो यहां पे लिखते हैं एफिशिएंट टेक्निक या फिर मॉडर्न टेक्निक, मोर सप्लाई। तो रिश्ता क्या है? डायरेक्ट भैया। टैक्सेशन पॉलिसी, बेटा टैक्सेशन पॉलिसी अगर फेवरेबल है तो मोर सप्लाई,
टैक्सेशन पॉलिसी अगर एडवर्स है तो लेस सप्लाई, ट्रेड पॉलिसी सेम, इंफ्रास्ट्रक्चर सेम, अच्छा है इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर है, मोर सप्लाई, अदरवाइज लेस। मॉनेटरी पॉलिसी सेम। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू गाइस। सेम। सप्लाई खत्म कर देंगे अभी अपन, सप्लाई खत्म कर देंगे आज। अभी जो स्टूडेंट लेक्चर देख रहे हैं, स्टार्टिंग के और एंड में अपना जो डिस्कशन रहता है, तो जैसे ही वीडियो ख़त्म हो जाता है मैं उसके बाद उसको कर देता हूँ ट्रिम। ट्रिम करने से क्या हो जाता है, स्टार्टिंग का पार्ट और एंड का पार्ट में हटा देता हूँ। तो काफ़ी स्टूडेंट को अभी वीडियोस जो दिखेंगे मेरे, तो उसकी ड्यूरेशन 1.5 घंटे से 1 घंटे कैसे हो गई, तो अपना जो रेलेवेंट पार्ट रहता है अपन सिर्फ उतना कंसिडर करते हैं इसके अंदर। ये भी चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा ताकि आपका रिविजन में भी टाइम वेस्ट ना हो। नाउ गाइस कम टू लॉ ऑफ डिमांड। पहले डिमांड है, सप्लाई नहीं। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, सेट्रस पेरिबस, कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट देयर एग्जिस्ट अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। यानी प्राइस ज़्यादा, क्वांटिटी डिमांडेड कम, प्राइस कम, क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा। बट इन केस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप वेयर बाय जहां ज़्यादा प्राइस रहेगा, हायर द प्राइस हायर विल बी द सप्लाई, lower the price lower will be the supply, because at higher price seller is able to earn more profit and more profit is tempting for him। यानी कि ज्यादा प्रॉफिट की मोटिवेशन में ज्यादा प्राइस पर वो ज्यादा सप्लाई करने के लिए रेडी है, कम प्राइस पर वो कम सप्लाई करेगा। सो ceteris paribus कीपिंग अदर थिंग कांस्टेंट देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई, एंड एज यू ऑल नो द लॉ ऑफ सप्लाई वाज गिवन बाय डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल। डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल ने लॉ ऑफ सप्लाई दिया। ठीक है, अब आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं किसने क्या दिया किसने क्या नहीं दिया। एक लिस्ट है मेरे पास, वो भी एक स्टूडेंट ने बना के भेजी है, कंपाइल्ड लिस्ट है। वो लिस्ट मैं आपके सामने रीड करूंगा कब बेटा, मंडे को जब अपन प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तो पूरी की पूरी लिस्ट रीड करूंगा। 12 से 13 नाम है जो आपको याद रखने हैं, जिसमें से मेजॉरिटी आपको चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 8 यानी कि इंट्रोडक्शन और बिजनेस साइकिल में आने वाले हैं। नाउ एज यू नो, higher the price higher will be the supply, lower the price lower will be supply। तो भैया ये एक ऐसा कर्व आएगा, एक अद्भुत कर्व रहेगा। ये स्ट्रेट लाइन कर्व भी हो सकता है, फ्री हैंड कर्व भी हो सकता है। ये अपवर्ड स्लोपिंग है, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है, और जो कर्व अपवर्ड स्लोपिंग रहता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव। बेटा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव कर्व है, पॉजिटिव आंसर आता है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो भैया ये कर्व क्या देता है, पॉजिटिव देता है। पॉजिटिव का मतलब होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप, और नेगेटिव का मतलब इनवर्स रिलेशनशिप। पॉजिटिव का मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप, नेगेटिव का मतलब होता है इनवर्स रिलेशनशिप। यानी कि ऊपर पॉजिटिव साइन आएगी, नीचे नेगेटिव साइन आएगी। बात यहां तक क्लियर है आपको, होगी क्लियर। Also, please listen this guys, you can start investing. For that you need to open Demat account, and I have partnered with 5paisa। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, मैं 5paisa के साथ पार्टनर बन चुका हूँ। 5paisa के पार्टनरिंग में ऐसा है, listen this is important for everyone। सर अगर आप चाहें तो 0 रुपीज़ में अकाउंट ओपन कर सकते हैं and 0 brokerage for 30 days। This is option 1 which is given to you। Second option is open account with 350 rupees or 300 rupees, exactly मुझे नहीं पता है, and you will get shares of 500 rupees and 0 brokerage। So in this you have to invest 0, you will get 0। Here invest 300, you will instantly get shares next day of 500 rupees। You can start investing with that and 0 brokerage, that's it। ये मिलने वाला है। अब इसके लिए आपको मेरा रेफरल यूज़ करना पड़ेगा। ऑब्वियसली इसमें मुझे भी बेनिफिट्स हैं काफ़ी ज़्यादा, तो आपको मेरा रेफरल यूज़ करना पड़ेगा। मेरा रेफरल कहाँ मिलेगा आपको, t.me/CA फाउंडेशन आदित्य। ठीक है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगा। इन्वेस्टमेंट की टिप्स अलग से देता हूँ मैं, उसकी एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट है वो अलग से मिलेगी, पर कुछ टाइम के लिए मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट करना चालू कर दूँगा, मैं आप लोगों को बता दूँगा।
तो भैया फॉर वंस एंड फॉर ऑल मैंने आपकी क्वेरी क्लियर कर दी। अब आप मुझसे पूछेंगे नहीं कौन सा आपको खोलना है, 5 पैसा, 5 पैसा में आपको अकाउंट ओपन करना है। इसके लिए बेटा आपको कंपल्सरीली पैन चाहिए रहेगा, वो भी माइनर वाला पैन नहीं चलेगा, माइनर वाला पैन नहीं चलेगा। तो अगर आप 18 से नीचे या फिर आपका पैन नहीं है तो मम्मी के नाम से खोलिएगा, पापा के नाम से नहीं प्लीज़, मम्मी के नाम से। और मम्मी के नाम से नहीं है तो फिर पापा के नाम से, क्योंकि पापा ऑलरेडी इनकम टैक्स पे करते होंगे। आप अर्न करेंगे तो मम्मी को एग्जम्पशन लिमिट मिलेगी, यानी कि मम्मी के केस में आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। तो भैया यहाँ पे आपको कैपिटल गेन होगा, जो भी गेन होगा उससे भी आप टैक्स से भी बच सकते हैं। तो मम्मी के नाम से खोलेंगे, आपको क्या करना है, मेरे लिंक पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली आपको फॉर्म आ जाएगा, सारी डिटेल्स भरनी है, 30 मिनट्स में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, सब ऑनलाइन होने वाला है। उसके बाद चाहे तो आप आइदर ऑफ द ऑप्शन में जा सकते हैं। मैं ऑप्शन सेकंड प्रेफर करता हूं, क्योंकि वहाँ पे 350 डाल के, शायद 300 डाल के 500 का बेनिफिट भी आपको। और दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके 500 रुपये डल रहे हैं तो आप इन्वेस्ट करना चालू कर दोगे, अकाउंट को डॉर्मेंट नहीं पड़ा रहने देंगे। लेकिन कोई लोग अगर सिर्फ डॉर्मेंट रखना चाहता है, खोल के रखना चाहता है, तो उसके पास ऊपर वाला भी ऑप्शन है, टोटली ऑथेंटिकेट है और इसमें मैं इन्वॉल्व हूँ। यानी कि कल करके ऐसा होता है आपकी अकाउंट ओपनिंग के टाइम उन्होंने आपके पैसे काट लिए, तो ऐसा कोई गड़बड़ नहीं होने वाली, क्योंकि मैं बीच में इन्वॉल्व हूँ। मेरे रेफरल कोड से किया होगा आपने जैसे ही रेफर करेंगे मुझे पता चल जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स की प्रोसेसिंग फास्ट में करवा दूंगा। अब रही बात कि सर आपको इसमें क्या फ़ायदा है, 2 फायदे हैं इसके अंदर। पहला, स्टूडेंट मेरे साथ पहले से ही कनेक्ट हो जाता है, ताकि वो इंटर में जब एफएम पढ़ता है तो ऑलरेडी उसको सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, उसको सारी चीज़ें समझ में आना चालू हो जाती है। दूसरी चीज़, इसके अंदर जितना ज़्यादा आप ट्रेड करेंगे मेरी प्रोफाइल उतनी स्ट्रांग होगी, और मुझे जो ब्रोकरेज लगता है वो ज़ीरो हो जाएगा। यानी कि मैं जो ट्रांजैक्ट करता हूँ पर ट्रांजैक्शन 20 रुपीज़ बाइंग सेलिंग के देता हूँ, ये भी मेरा खत्म हो जाएगा। तो वैसे मुझे बहुत माइन्यूट सा बेनिफिट है इनकी तरफ से, आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट है कि आप इंटर में मेरे पास आएंगे, और आपके लिए बेनिफिट है कि इन्वेस्टिंग आप बहुत एक अर्ली एज से स्टार्ट कर देंगे। बेटा हर महीने अगर आप 500 रुपये म्यूचुअल फंड में ही डाल रहे हो, म्यूचुअल फंड में भी कैसे डालना है वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हो तो पैसा बिल्कुल डूबेगा नहीं, आपका पैसा ग्रो करेगा और आपको इस तरीके से आगे बढ़नी चाहिए। अब बच्चा मुझसे पूछेगा सर दूसरे भी एप्लीकेशन है, जीरोधा, 5 पैसा, आपको करना है करो ना। यहाँ पर ये सारे बेनिफिट आपको डेफिनेटली डे 1 से मिल जाएंगे, क्योंकि बीच में मैं इन्वॉल्व हूँ। बाकी आपको करना है करो, ठीक है, मैं बाकी लोगों से भी पार्टनर्ड हूँ, लेकिन मुझे 5 पैसा थोड़ा अच्छा लगा। बात यहाँ पे खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। ओके, अब ये फीचर ऑफ सप्लाई कर्व देख लेते हैं। सर फीचर ऑफ सप्लाई कर्व क्या है? सर ये अपवर्ड स्लोपिंग है, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है, पॉजिटिवली स्लोप्ड है, ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, फ्री हैंड कर्व भी हो सकता है। और याद है, मार्केट डिमांड कर्व इज द लैटरल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व, मार्केट सप्लाई कर्व इज द लैटरल समेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। यानी सर इंडिविजुअल सेलर सब सप्लाई करते हैं सर, तो इन सब के सप्लाई कर्व को मैं एकत्रीकरण कर दूं, यानी इन सबको मर्ज कर दूं, तो मुझे मार्केट का डिमांड कर्व और मार्केट का सप्लाई कर्व निकल के आता है। द पॉइंट मस्ट बी वेरी क्लियर, बट देयर आर सर्टन अजम्पशन टू लॉ ऑफ सप्लाई। कुछ अजम्पशन है साहब अपने को मानने पड़ेंगे। क्या अजम्पशन है? कि भैया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज नहीं हो रहा है। क्यों? मैं आपको बताता हूं। लेट्स से आप ओरिजिनली प्राइस था कमोडिटी का 10 और कॉस्ट था उसका 5 रुपए, आप प्रॉफिट कमा रहे थे 5 रुपए, यू वर हैप्पी। अब प्राइस हो गया 9 रुपीज, आइडली आपने कम सप्लाई करना चाहिए। अरे हाँ या ना? हाँ सर हमें कम सप्लाई करना चाहिए, पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 3 रुपए हो गया और इसके चलते हुए आप 6 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हो। नाउ कम प्राइस पे भी ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे, कम प्राइस पे भी ज्यादा सप्लाई करने के लिए रेडी हो जाओगे। सर ये क्यों हुआ? क्योंकि ये इस रीजन के कारण, इसलिए अज्यूम किया गया है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट है। सर इसको 5 रुपए ही मानो, ये 4 रुपए हो जाएगा, सप्लाई गिरना चाहिए। नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, सीधी सी बात है सर, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो कॉस्ट चेंज हो जाएगी, कॉस्ट चेंज हो जाएगी तो भैया कम प्राइस पे भी ज्यादा सप्लाई करने के लिए रेडी हो जाओगे। नॉर्मल वेदर कंडीशन, नॉर्मल वेदर कंडीशन का एग्जांपल लीजिए साहब। अगर मान लो बाढ़ आ गई किसी एरिया में बाढ़ आ गई है, अब बाढ़ आ गई है, ये एबनॉर्मल वेदर कंडीशन है। इस एबनॉर्मल वेदर कंडीशन में आप लोगों की सहायता करने के लिए कम प्राइस पर भी ज्यादा सप्लाई करने के लिए रेडी है। समझ में आ रहा है आपको मेरी बात? सर नॉर्मल वेदर कंडीशन है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे कांस्टेंट है सारी चीजें, लेकिन सर अगर मान लो वेदर कंडीशन भी चेंज हो जाता है तो आप कम प्राइस पे भी ज्यादा सप्लाई करने के लिए रेडी हो जाते हैं। नो चेंज इन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, सर जो आपके पास मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर थे वही है, अगर आप अपग्रेड कर रहे हो अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को तो हो सकता है सर आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाए, कम कॉस्ट में ज्यादा प्रोडक्शन निकलने लगे और आप कम प्राइस पे ज्यादा सप्लाई करने लगे।
नो चेंज इन द अमाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अरे सर हो सकता है कि नेचुरल रिसोर्सेज जो आपको समझो टायर बनाना है, टायर के लिए चाहिए रहता है आपको रबर, रबर बहुत ज्यादा बढ़ गया है मार्केट के अंदर, तो भैया रबर रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम हो जाएगी, कॉस्ट कम हो जाएगी तो मैं कम प्राइस पे भी ज्यादा सप्लाई करने के लिए रेडी हूं, बराबर है कि नहीं। सर उल्टा भी कंडीशन ले सकते हो, लेट से मैं एक टायर 100 में बेचता हूं, रबर 90 में परचेस करता हूं। सर अभी क्या हो गया, अभी प्राइस हो गया 120, आइडली मुझे ज्यादा सप्लाई करना चाहिए, आइडली मुझे ज्यादा सप्लाई करना चाहिए, पर कॉस्ट हो गया 115। अरे भैया ये क्या हो गया, ये नेचुरल रिसोर्सेज थे जो मेरे को लगते थे उसकी प्राइस बढ़ गई, तो हायर प्राइस पे भी मैं कई बार ज्यादा सप्लाई नहीं करता और कई बार लोअर प्राइस पे भी ज्यादा सप्लाई करता हूं नेचुरल रिसोर्स। टैक्सेशन पॉलिसी चेंज नहीं होनी चाहिए। क्यों सर टैक्सेशन पॉलिसी क्यों चेंज नहीं होनी चाहिए, ये भी देख सीख लो। सर लेट से पहले आपका प्रोडक्ट आप 10 में बेचते थे, जिसमें से कॉस्ट आती थी 5 रुपए और आप 5 रुपए प्रॉफिट कमाते थे, ठीक है, यू आर हैप्पी सोल। इसके अंदर से आप 50% टैक्स देते थे गवर्नमेंट को, प्रॉफिट में से 2.5 रुपया घर ले जाते थे। सडनली क्या हो गया, आपने मार्केट में 20 रुपए में बेचना चालू किया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेट से वो भी 10 रुपए हो गया, तो आइडियली अब आप 10 रुपए कमा रहे हैं, पर गवर्नमेंट बोलती है नहीं मेरे को 80% टैक्स यानी से 20% घर पे लेकर जाओ तुम, 2 रुपए बचे। सर आई एम नाउ डिस्करेज। वाई एम डिस्करेज, सर देखो यहाँ पर प्राइस बढ़ा, मैं ज़्यादा सप्लाई करने के लिए रेडी है, कोई इशू नहीं है, पर सर ये देखो ना ये भी तो इनपुट की भी कॉस्ट बदल गई, इसलिए मैं कम सप्लाई करूंगा। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने ज़्यादा टैक्स मेरे पे चार्ज करना चालू किया, अब मेरे पास टेक अवे बहुत कम रह गया है, तो सर टैक्सेशन पॉलिसी भी कांस्टेंट होनी चाहिए। मॉनिटरी एंड ट्रेड पॉलिसी यानी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड पॉलिसी, और मॉनिटरी पॉलिसी यानी करेंसी से रिलेटेड पॉलिसी। बेटा ये चीज़ याद नहीं रखनी है, ये चीज़ याद नहीं रखनी है, याद क्या रखना है, प्राइस को छोड़ के सब कांस्टेंट। क्या बोला सर अपने, प्राइस को छोड़ के एक्सेप्ट प्राइस ऑल कांस्टेंट। सर ये इनकम की बात क्यों नहीं आएगी, सर ये इनकम की बात क्यों नहीं आएगी, क्योंकि इनकम को अपन खर्च करते हैं, खर्च तो डिमांड के केस में कंज्यूमर करता है। सर ये सेलर है, सेलर को इनकम से मतलब नहीं, सेलर इनकम कमाना चाहता है, डिमांड में सेलर जो बायर है वो इनकम खर्च करना चाहता है, इसलिए वहां पे इनकम पे बहुत डिपेंडेंसी थी, यहाँ पे इनकम पे डिपेंडेंसी नहीं है। ऑब्वियसली खरीदने वाला बंदा कंज्यूमर ही रहेगा, कंज्यूमर को इनकम से फर्क पड़ता है, इसलिए डिमांड पे इनकम से ज्यादा फर्क पड़ता है, सप्लाई पे डायरेक्टली फर्क नहीं पड़ता है। तो भैया आपको क्या याद रखना है, लॉ ऑफ सप्लाई, देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। कर्व हमने याद रख लिया सर कैसा है, और लास्ट में हमें देखना है कि प्राइस को छोड़ के सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है। आगे बढ़ते हैं सेठ। आप सब में से कितने लोगों ने ग्राफ मैराथन नहीं देखा है, सबसे पहले तो ग्राफ मैराथन देखेंगे। इंडिया में सबसे पहले ग्राफ मैराथन मैं लेकर आया हूं, और परसों रात को हमने इतिहास रचा था, परसों रात को कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे साथ मिलकर इतिहास रचा है। सर हमने विटनेस करी है हिस्ट्री, फर्स्ट टाइम ग्राफ मैराथन बनाया गया है, यूट्यूब पर लाइव लिया गया है, आप सर्च करिए इकोनॉमिक्स ग्राफ मैराथन, सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स ग्राफ मैराथन, सेट आपको मेरे अकेले का नाम मिलने वाला है सीए कैटेगरी के अंदर। तो हमने इतिहास देखा है सर, इतिहास हमने बनाया है, ये सारी चीजें चिल्लर है सर, जिन लोगों ने वो ग्राफ देखे हैं आप जरूर देखिएगा ग्राफ मैराथन, आपके दिल को छू जाएगी वो चीज, मेरे प्लेलिस्ट में ऑलरेडी पड़ी हुई है मैराथन की। तो भैया अब हमें इंक्रीज एंड डिक्रीज देखना है, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन देखना है। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई साइड में रखते हैं, पहले इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड एंड एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड की बात करते हैं। ध्यान से सुनिएगा सर, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ध्यान से सुनिएगा बेटा, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। Increase and decrease takes place because of change in any factor other than price of that commodity. Same goes for supply sir. Expansion and contraction in supply takes place because of change in price of that commodity. Increase or decrease in supply takes place because of change in price of that commodity. Sorry, because of change in any factor other than price. तो सर अगर प्राइस उसी कमोडिटी की जिसकी बात करें, लेट्स से इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कैलकुलेटर के प्राइस चेंज होने के कारण कैलकुलेटर की क्वांटिटी सप्लाइड पर जो इफेक्ट आता है उसको बोला जाता है एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन। सर अब इसकी प्राइस के अलावा और कोई भी फैक्टर चेंज होने दो, उसके कारण इसका सप्लाई हैम्पर हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो सर उसको इंक्रीज डिक्रीज बोला जाएगा। अब बच्चा कंफ्यूज क्या होता है, सर कैलकुलेटर के सप्लाई की बात कर रहे हैं, डिमांड की बात कर रहे हैं, हमने कॉम्प्लीमेंट्री गुड, लेट्स से कॉम्प्लीमेंट्री गुड इसका प्राइस चेंज कर दिया, तो आप बोलते हैं प्राइस क्वांटिटी
सर ये तो एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन है। अरे भैया इसी का प्राइस, इसी की क्वांटिटी एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन, इसका क्वांटिटी और कोई भी फैक्टर अदर देन प्राइस ऑफ दिस कमोडिटी इंक्रीज डिक्रीज। इंक्रीज और डिक्रीज टेक्स प्लेस अलोंग द सेम सप्लाई और सेम डिमांड कर्व, सॉरी, expansion and contraction takes place along the same demand or same supply curve. इंक्रीज और डिक्रीज के केस में शिफ्ट ऑफ द कर्व होता है। अब बनाते हैं सर, इंक्रीज की बात करते हैं। सबसे पहले नॉर्मल सप्लाई कर्व बनाते हैं। हम बना रहे हैं नॉर्मल सप्लाई कर्व। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने क्या बोला, इंक्रीज और डिक्रीज के केस में क्या होता है सर, इंक्रीज और डिक्रीज इसीलिए होता है बिकॉज ऑफ चेंज इन एनी फैक्टर अदर देन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। सर प्राइस को छोड़ के और किसी रीजन के कारण अगर आपका सप्लाई चेंज हो रहा है तो उसको इंक्रीज या डिक्रीज बोला जाता है। राइटवर्ड शिफ्ट इज कॉल्ड एज इंक्रीज, सर ये है इंक्रीज, एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट इज कॉल्ड एज डिक्रीज। तो भैया डिक्रीज के लिए अपन ने नेक्स्ट बनाया है, तो भैया लेट से ये रहा आपका ओरिजिनल सप्लाई कर, नया वाला सप्लाई कर। सर लेफ्टवर्ड शिफ्ट मारा, सर लेफ्टवर्ड शिफ्ट मारा डिक्रीज, राइटवर्ड शिफ्ट मारा इंक्रीज। अब बात करते हैं एक्सपांशन की। एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। एक्सपांशन कब होता है भैया, सेलर कब ज्यादा सप्लाई करेगा, जब प्राइस बढ़ेगा। सो एक्सपांशन टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी एंड कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। आइए सर, लेट्स से दिस इज ओरिजिनल सप्लाई कर्व। upward movement is expansion, downward movement is contraction। हुआ सर। अपवर्ड मोमेंट इज एक्सपांशन, डाउनवर्ड मोमेंट इज कॉन्ट्रैक्शन। डिमांड के केस में उल्टा था, डिमांड के केस में डाउनवर्ड मोमेंट इज एक्सपांशन, अपवर्ड मोमेंट इज कॉन्ट्रैक्शन। सर यहाँ पर इंक्रीज कब होता है, राइटवर्ड शिफ्ट, डिक्रीज कब होता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। डिमांड के केस में क्या होता था, अपवर्ड मोमेंट, अपवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, अपवर्ड शिफ्ट रहता था तो इंक्रीज, डाउनवर्ड शिफ्ट रहता था डिक्रीज। आई होप इट इज क्लियर, इट मस्ट बी। आइए सर फिर कुछ एक्सेप्शन पढ़ते हैं टू लॉ ऑफ सप्लाई। पहला है लेबर सप्लाई। सर लेबर सप्लाई के अंदर मैं हमेशा से ये एग्जांपल देता हूँ और हमेशा से ये एग्जांपल देते आया हूँ। लेट से कौन है ये, अभिषेक राज है, ये अभिषेक राज है। अभिषेक राज को पिछले 3 साल से एक लड़की पर भयंकर क्रश है और उस लड़की का नाम है पम्मी। अभिषेक राज की एक फ्रेंड है, बेहद खास फ्रेंड है सर, जिगरी दोस्त है उसकी, वो बहुत पसंद करता है वो उसको। तो सडनली उसने एक दिन अपने दिल का इजहार कर दिया सर, घुटनों पे बैठ के, हाथ में रोज़ लेके, और बोला कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, ठीक है, मुझे जीना है तुम्हारे साथ, मरना है तुम्हारे साथ, 7 जन्मों की कसम खाएंगे, 8 जन्मों तक रिश्ते निभाएंगे। सर ये सारी बातें हुई उसकी। अब पम्मी तो पम्मी है, पम्मी बोलती है अभिषेक वैसे तो आई लव यू बट एज अ फ्रेंड, आई लव यू एज अ फ्रेंड बोल दिया सर उसने। सर खत्म कर दिए, 1 मिनट में वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, अरमान बदल गए सर, सब वक्त बदल गया एक झटके में। तो सर लेबर भी ऐसे ही करता है। सर लेबर ऐसे कैसे करता है, वो भी आई लव यू बोलता है कि सबको? नहीं बेटा, जब वेज रेट कम रहते हैं ना, कम पैसे मिलते हैं आपको, तो आप कम लेबर आवर्स देते हो, आप कम काम करते हो। लेट से आपने इतना काम किया 10 घंटे, सर जैसे ही आपको ज़्यादा पैसा मिलना चालू हो जाता है ना, आप मोटिवेटेड हो जाते हो और बोलते हैं अब मैं वेल्थ कमाएगा, तो आप ज़्यादा लेबर आवर्स देते हो, लेट से 20 घंटे। पर सर एक लेवल के बाद जब आपको बहुत ज़्यादा वेजेस मिलने लगते हैं ना, तो आप बोलते हो कि अब मैं कम काम करके भी ज़्यादा कमा सकता हूँ, अब मुझे ज़िंदगी जीनी है। तो क्या होता है, कम वेज रेट पर आप कम लेबर सप्लाई देते हो, ज़्यादा वेज रेट पर आप ज़्यादा देते हो,
पर बहुत ज्यादा हो जाने पर वापस से कम ले आते हैं। तो ये एक एक्सेप्शन है टू लॉ ऑफ सप्लाई। अब आप बोलोगे लेबर क्या सप्लाई करता है? सर लेबर अपनी लेबर सप्लाई करता है। तो जो सप्लायर है उसको क्या बोलते हैं? लेबरर। लेबरर अपनी लेबर सप्लाई करता है। सर आपने बोला था यहाँ पे क्वांटिटी और प्राइस रहता है। प्राइस का मतलब लेबर के केस में होता है वेजेस, और क्वांटिटी का मतलब होता है आवर्स, कितने घंटे वो सप्लाई कर रहा है अपने। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम मुझे 5,000 रुपये पर घंटे के हिसाब से दोगे तो मैं तुम्हें इतना सर्विस दूंगा। तुम 10,000 दोगे तो मैं और ज्यादा जाऊंगा, और तुम बोलोगे सर 20,000 रुपये घंटा ले लो, मैं बोलूंगा अब मैं कम काम करूंगा, मेरे को लाइफ ज्यादा एंजॉय करूंगा। समझ में? बैकवर्ड बेंडिंग लेबर सप्लाई कर। सर नीड फॉर कैश, नीड फॉर कैश, नीड फॉर कैश का एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से शुभम है, शुभम की बेटी की शादी है। बेटा शुभम की बेटी की अर्जेंट शादी है। अर्जेंट शादी सर? हाँ अर्जेंट शादी है, ठीक है। चट मंगनी पटव्या बोलते हैं ना, एकदम उसने लड़का देखा बेटी ने, और लड़का ऐसा था, तुम मान लो कि राजघराने से आया हुआ था, ठीक है, और उसको भी लड़की पसंद थी, तो उसने शुभम को अपनी बेटी की शादी उससे करवानी। लड़का भी बहुत सुंदर, सुशील, आज्ञाकारी, गुणवान है सर। सर लेकिन शादी करनी है पूरा राजपूताना स्टाइल के अंदर, थोड़ा तो खर्च लगेगा, खर्च लगेगा। अब भैया ये शुभम कमाता कैसे है? अपने गुड्स बेचता है और कमाता है। तो भैया लेकिन इसको अभी नीड फॉर कैश, तो ये क्या करेगा? अब प्राइस कम कर देगा अपने गुड्स की, कम प्राइस पे ज्यादा सप्लाई करेगा। क्यों सर? कम प्राइस करेगा तो भैया बायर को कम पैसा देना पड़ेगा, कम पैसा देना पड़ेगा, ज्यादा डिमांड क्रिएट करेगा, ज्यादा डिमांड है तो मैं सप्लाई भी ज्यादा कर पाऊंगा। यानी कि अगर मेरे को इंस्टेंटली मेरे स्टॉक को कैश में कन्वर्ट करना है तो मैं कम रेट पर भी ज्यादा सप्लाई करता हूँ। नीड फॉर कैश मैंने आगे एग्जाम्पल लिख रखा है। नेक्स्ट है सेविंग्स। सेविंग्स भैया बहुत सिंपल सा है, आपको सोचना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ पे किसी का एक का नाम ले लेते हैं अपन, नाम दिखेंगे नहीं, चैट्स ऑफ किया है मैंने। किसका नाम ले अपन? लेट्स से दीपक। दीपक है, दीपक बेचारा बुढ़ा हो चुका है, ये देखो उसके टूटे फूटे दांत, लकड़ी पकड़ के चल रहा है। लकड़ी बोला, नहीं तो तुम कुछ और सुनते हो। लकड़ी पकड़ के चलता है बेचारा, रिटायरमेंट की जिंदगी आज हो चुकी है इसकी, ठीक है अभी हो गया 60 साल का हो गया बेचारा। अब ये क्या बोलता है? मुझे मेरा जीवन का निर्वाह करने के लिए सर, मेरे को जीने के लिए साल के 1,00,000 रुपए चाहिए सर, 1,00,000 फिक्स चाहिए सर मेरे को, बस, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं। इससे ज्यादा लेकर कहाँ सर मैं छाती पर संपत्ति बना के जाएगा? सर कफन को तो जेब भी नहीं होती अगले जन्म में, ये पैसा किस काम आएगा? सर फिक्स 1,00,000 चाहिए, 1,00,000 से कम में सर भूखा मर जाऊंगा। 1,00,000 के ऊपर क्या मैं पैसा कब्र में ले जाऊंगा? नहीं सर, मेरे को एग्जैक्ट 1,00,000 रुपए चाहिए सर, 1,00,000 एग्जैक्ट चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ज्यादा भी नहीं चाहिए सर, मोह माया नहीं है, कम भी नहीं चाहिए सर, मरना भी नहीं है। मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 10%। तो मुझे बताओ ये दीपक को कितने रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे ताकि हर साल 10% के हिसाब से उसको 1,00,000 का इंटरेस्ट आ जाए? सर इसको 10 लाख रुपए डालने पड़ेंगे ताकि हर साल 10% के हिसाब से 1,00,000 रुपए इसके पास आ जाए। सर अभी मार्केट में क्या हो गया? रेट बढ़ गया सर 20%। अब दीपक भाई को सिर्फ 5 लाख रुपए डालने पड़ेंगे। ये 5 लाख रुपए पे 20% के हिसाब से आंसर 1,00,000 आ जाएगा। क्या तुमने कुछ एक्सेप्शनल चीज नोटिस करी? सर रेट बढ़ रहा है तो भी पैसे का सप्लाई कम कर रहा है। अब सप्लाई कमोडिटी का भी हो सकता है, सप्लाई पैसे का भी हो सकता है। तो सेविंग्स भैया, किसी को अगर फिक्स्ड सेविंग चाहिए तो उस केस में क्या करना पड़ेगा? अगर ज्यादा रेट मिल रहा है तो कम पैसा देंगे क्योंकि अपने को फिक्स्ड अमाउंट चाहिए। बात समझ में? नेक्स्ट है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन मतलब लेट्स से 3 दिन पहले स्टॉक का प्राइस था 100, 3 दिन पहले स्टॉक का प्राइस था 100, परसों स्टॉक का प्राइस था 90, कल स्टॉक का प्राइस था 80। तुमने एक्सपेक्टेशन बनाई फ्यूचर की, तुमने फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन बनाई कि आगे जाके प्राइस और गिरेगा। इन शॉर्ट प्राइस 100 था तब तुमने शेयर नहीं सप्लाई करे मार्केट को, बेचे नहीं। 90 था तब भी बेचे नहीं, 80 था तब भी बेचे नहीं, 70 पे अब तुमने बेच दिया क्योंकि तुम्हें आगे लगा और गिरेगा, अभी तो और गिरेगा। इसका मतलब है प्राइस कम होते जा रहा था और कम प्राइस पे तुमने ज्यादा शेयर्स बेच दिए, तुमने कम प्राइस पे सप्लाई करे। दूसरा एग्जांपल लो, 3 दिन पहले शेयर का प्राइस था 40, परसों हुआ 50, कल था 60, आज था 70,
बेटा मैं कल शेयर 80 रुपये में खरीद लेगा, क्योंकि मेरे को उम्मीद है कि ये 90, 100 और 110 जाएगा। तो बेटा यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है तो भी तुम कम सप्लाई कर रहे हो मार्केट में, शेयर होल्ड करके बैठ जाओगे, उल्टा तुम सप्लाई भी नहीं करोगे। कई बार तो बेटा तुम सप्लाई भी नहीं करोगे, होल्ड करके बैठ जाओगे, तुम बायर बन जाओगे, सेलर छोड़ो तुम बायर बन जाओगे। या फिर ऐसा सोचो प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है सर 80, तुम्हें एक्सपेक्ट है 80 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो तुम्हारे पास स्टॉक बचा है, स्टॉक यानी कि शेयर्स बचे, तुम उसको भी सप्लाई नहीं करोगे। तो भैया बढ़ते हुए प्राइस में, प्राइस बढ़ता है तो तुम्हें शेयर्स बेचने चाहिए थे, सप्लाई करना चाहिए था शेयर्स का मार्केट में, पर तुमने नहीं किया। क्यों भैया? स्पेकुलेशन के हिसाब से आगे और प्राइस जा सकता था। उसी तरीके से शेयर का प्राइस गिर रहा है तो तुम्हें क्या करना चाहिए था? शेयर्स नहीं बेचने चाहिए थे। सर लोअर प्राइस पे ज्यादा सप्लाई कैसे करे, पर तुमने कर दिया, क्योंकि आगे की कंडीशन बोल रही है कि प्राइस और गिर सकता है। आई होप इट इज क्लियर। Now sir, method of elasticity of supply. What is the meaning of elasticity of supply? First of all, elasticity of demand पढ़ते हैं। elasticity of demand मतलब कितना चेंज हुआ है, प्राइस चेंज होने के कारण डिमांड में कितना चेंज आए, कितना। सर चेंज तो आता है हमको पता है, प्राइस कम करो डिमांड ज्यादा, पर कितना ज्यादा वो मेजर करना। तो भैया बाय डेफिनेशन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मीन्स रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन इट्स प्राइस। यानी कि सर प्राइस चेंज करने के कारण आपकी क्वांटिटी सप्लाइड पर कितना चेंज आ रहा है, इसको मेजर करना है, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। बाबा डिमांड ऑफ प्रोपोर्शनेट मेथड, डिमांड के केस में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्रोपोर्शनेट मेथड में हम क्या करते थे? परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन सप्लाई कर देंगे सर सप्लाई के केस में, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सर एज सिंपल एज दैट। याद रखना बेटा डिमांड के केस में नेगेटिव साइन आती थी बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप, यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगी बिकॉज ऑफ डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो पहला मेथड परसेंटेज मेथड, दूसरा मेथड पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। वही वाला मेथड मैंने आपको बताया था, चेंज बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, बहुत छोटा सा चेंज रहता है, डी क्यू पी डिवाइडेड बाई डी पी क्यू, डी क्यू पी डिवाइडेड बाई डी पी क्यू। याद करना वहाँ पे फॉर्मूला क्या था, वहाँ पे था माइनस डी क्यू पी डिवाइडेड बाई डी पी क्यू। सर माइनस इनवर्स रिलेशनशिप दर्शाता है। लास्ट में सर आर्क, आर्क का फॉर्मूला था क्या? Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1 प्लस Q2 मल्टीप्लाई बाय P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाय P1 माइनस P2। तो तीनों मेथड हो गए अपने, ये P है सर, यार 3 मेथड ही बताएं। आई होप इट इज़ क्रिस्टल क्लियर। सर जो डिमांड था वही सप्लाई के केस में, बस वहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप चलते थे या डायरेक्ट रिलेशनशिप चल रहा है। 3 ही मेथड दिए हैं यहाँ पे। आइए सर अभी अपन प्राइस इलास्टिसिटी के ऊपर जा रहे हैं। प्राइस इलास्टिसिटी कैसे रहता है? अभी आप मेरे को प्राइस इलास्टिसिटी बताएंगे डिमांड की, सप्लाई की नहीं डिमांड की। डिमांड के केस में परफेक्टली, पहले अपन डिमांड का बनाएंगे फिर सप्लाई का बनाएंगे। डिमांड के केस में परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कैसा रहता था? सर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड ऐसा रहता था, सप्लाई में भी सेम है। कितना भी छोटा सा चेंज हो जाए प्राइस में, इनफाइनाइट चेंज दिखेगा क्वांटिटी सप्लाइड में, परफेक्टली इलास्टिक। सर उसके बाद बात करते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। सर इसके बाद बात करते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। सर डिमांड के केस में ऐसा आता था, सप्लाई के केस में भी ऐसा आएगा। सर इसका मतलब क्या है? कितना भी चेंज होने दो प्राइस में, क्वांटिटी सप्लाइड में कोई चेंज नहीं। अब बात करते हैं सर यूनिट इलास्टिक की। यूनिट इलास्टिक ऐसा जाता है। बात करते हैं मोर इलास्टिक की। मोर इलास्टिक की बात करते हैं। मोर इलास्टिक के केस में आपका सप्लाई कर्व सर ऐसा रहेगा। सर एक बार प्रूव करके बताओ ये कैसे, आपने ऐसे कैसे लिख दिया, मैं बताता हूँ। बेटा लेट से दिस इज योर ओरिजिनल प्राइस एंड एट दिस प्राइस यू आर प्रोवाइडिंग और सप्लाइंग दिस मच क्वांटिटी। अभी आप प्राइस को इतना हल्का सा चेंज करो, क्वांटिटी सप्लाइड में इतना चेंज आ जाएगा। तो भैया प्राइस में चेंज इतना है, क्वांटिटी में चेंज इतना है, मोर इलास्टिक। अब लेस इलास्टिक की बात करते हैं। सर लेस इलास्टिक कभी भी स्टीपर रहता है, ऐसा रहेगा सर,
लेट्स से दिस इज ओरिजिनल प्राइस और ये इतनी क्वांटिटी तुम सप्लाई करते हो। मैंने प्राइस में चेंज किया इतना, क्वांटिटी में चेंज आया इतना, तो भैया प्राइस में चेंज ज़्यादा है, क्वांटिटी में चेंज कम, क्वांटिटी में चेंज कम, क्वांटिटी में चेंज कम, इनइलास्टिक। क्वांटिटी में चेंज जीरो, परफेक्टली इनइलास्टिक। क्वांटिटी में चेंज जीरो, परफेक्टली इनइलास्टिक। इलास्टिक नहीं, सॉरी इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक, इनइलास्टिक। तो ये परफेक्टली इनइलास्टिक है, इसमें क्वांटिटी में कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है, इसमें क्वांटिटी में चेंज छोटा सा आ रहा है इन कंपैरिजन टू प्राइस, तो इसको बोला जाएगा इनइलास्टिक। इसको बोला जाएगा सर यूनिट इलास्टिक। यूनिट इलास्टिक क्यों बोल रहे हैं सर? लेट्स से दिस इज ओरिजिनल प्राइस एंड दिस इज ओरिजिनल क्वांटिटी। आपने जितना प्राइस बढ़ाया उतना ही क्वांटिटी बढ़ रहा है, जितना प्राइस बढ़ाया उतना ही आपका क्वांटिटी बढ़ रहा है, इसको बोला जाएगा यूनिट इलास्टिक। नेक्स्ट केस में देखते हैं मोर इलास्टिक या फिर इलास्टिक। इसके केस में क्या हो रहा है, आपने प्राइस में चेंज कम किया, क्वांटिटी में चेंज ज्यादा हुआ है, तो जब क्वांटिटी में चेंज ज्यादा तो भैया इसको बोला जाएगा मोर इलास्टिक। सर यहाँ पे प्राइस आपने माइन्यूट सा चेंज किया है और क्वांटिटी में चेंज इनफाइनाइट है सर, क्वांटिटी में चेंज इनफाइनाइट है, ये एक पैरेलल लाइन है, ये इन्फिनिटी पे जाके एक्स एक्सिस को टच करेगी, इन्फिनिटी पे जाके टच करना मतलब कभी टच नहीं करेगी, इसको बोला जाता है परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, इनइलास्टिक, इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक इज अ मिथ, इट इज अ मिथ, इट इज अ मिथ। इट मे हैपन इन सर्टन मार्केट, हो सकता है सर, ये हो सकता है, प्राइस कितना भी चेंज करो क्वांटिटी में चेंज नहीं आ रहा है, ये हो सकता है एक बार, बट दिस कैन नॉट हैपन, दिस इज अ प्योर मिथ। लास्ट पॉइंट रह गया सर, तो खतरनाक है सर, कुछ नहीं है, अब ध्यान से सुनना सर, ध्यान से सुनना, खत्म है ये चैप्टर। सर मेरे को एक बात बताओ, डिमांड का जो चैप्टर हमने पढ़ा था, डिमांड का चैप्टर किसके एंगल से पढ़ा था? कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या बोलता था सेठ? ज़्यादा प्राइस पे कम क्वांटिटी लूँगा, कम प्राइस पे ज़्यादा क्वांटिटी लूँगा। दूसरा आया सप्लाई का चैप्टर। सप्लाई का चैप्टर अपन ने किसके एंगल से देखा? सेलर के एंगल से। सेलर क्या बोलता है? ज़्यादा प्राइस पे ज़्यादा सप्लाई करूँगा, कम प्राइस पे कम सप्लाई करूँगा। तो सर सिचुएशन ही विपरीत। सेलर बोलता है मेरे को ज़्यादा प्राइस चाहिए, सेलर बोलता है मेरे को ज़्यादा प्राइस चाहिए, लेट से इतना प्राइस, इतने प्राइस पर मैं इतनी क्वांटिटी सप्लाई करूंगा, पर ये वाले प्राइस पर डिमांड इतनी है, तो भैया इसका क्या करना? सिमिलरली कम प्राइस पे डिमांड ज़्यादा है पर भैया सप्लाई कितना है? इतना है, तो भैया ये तो डेफिसिट हो रहा है, तो मार्केट में इक्विलिब्रियम ही नहीं हो रहा है। सेलर ज़्यादा मांग रहा है, बायर बोल रहा है मैं ज़्यादा नहीं देगा, तो सर फिर इक्विलिब्रियम होता है। इक्विलिब्रियम कब होता है? when the demand curve and supply curve intersect each other। सर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ये घटना होगी कि ये वाले प्राइस पे इतनी क्वांटिटी बिकेगी मार्केट में, ये मार्केट का इक्विलिब्रियम है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे मार्केट में कितनी क्वांटिटी बिकेगी, सर इतनी क्वांटिटी बिकने वाली मार्केट में, प्राइस क्या चलेगा? ये वाला। अब एक अद्भुत चीज़ सुनो, आप सब में से परफेक्ट कॉम्पिटिशन एक ना एक बार सब पढ़ चुके होंगे, तो बेटा ये जो प्राइस है, ये प्राइस डिसाइड होता है, ये प्राइस डिसाइड होता है, इंडस्ट्री इज अ प्राइस मेकर, और आपको पता है कि परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा आपका डिमांड कर्व रहता है। तो सर डिमांड कर्व, और उसी को प्राइस बोलते हैं, प्राइस इज इक्वल्स टू AR इज इक्वल्स टू MR इज इक्वल्स टू डिमांड कर्व। कहने का मतलब क्या है सर? मार्केट के इक्विलिब्रियम, डिमांड इक्विलिब्रियम से अपने को डिमांड के और सप्लाई के इक्विलिब्रियम से, मार्केट के डिमांड और मार्केट के सप्लाई कर्व के इक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी आती है, प्राइस भी आता है, प्राइस की लाइन अपन खींचते हैं, यानी कि लेट्स से दिस प्राइस कम्स टू बी 10 रुपीज़, तो परफेक्ट कंपटीशन में हर कंपनी 10 रुपये में बेचेगी। तो भैया 10 रुपये कहाँ से आया? आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था मार्केट सप्लाई कर्व, कुछ दिन पहले पढ़ा था मार्केट डिमांड कर्व। तो बेटा मार्केट डिमांड कर्व क्या है? सारे के सारे कंज्यूमर की डिमांड का टोटल कर दिया, उसी तरीके से सारे के सारे सेलर्स की सप्लाई का टोटल कर दिया, तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कर्व बन गया। एग्रीगेट की जगह में मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई कर्व बन गया। जहां पे उन्होंने इंटरसेक्ट किया वो वाले प्राइस को मार्केट सराएगा और वो वाले प्राइस पे मार्केट में ट्रांजेक्शन होंगे और टोटल क्वांटिटी इतनी बिकने वाली है। दैट्स इट। हो गया सर, इक्विलिब्रियम हो गया। कल हम चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का 10 मिनट में पूरा का पूरा रिवीजन करने वाले हैं। आपको पता है मैं किस स्टाइल में करवाता हूँ। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस चैप्टर। हमारा 50% पोर्शन हो गया है।